मेरठ में हाईटेंशन लाइन से टकराया कावड़ियों का डीजे। हादसे में 5 कावड़ियों की दर्दनाक मौत। सभी को इलाज के लिए अस्पताल किया गया रेफर। आक्रोशित कावड़ियों ने सड़क पर लगाया जाम। चंदौली में ढाबा संचालक की दबंगई उजागर। सुदर्शन न्यूज ने लिया संज्ञान तो मची अफरा तफरी। पुलिस ने 15 से अधिक भारी वाहनों का किया चालान। पलिया पुलिस और क्राइम ब्रांच ने किया पर्दाफाश। मोहित की हत्या कर लिया बेटे से कुकर्म का बदला। पुलिस की गिरफ्त में 2 आरोपी। मामला दर्ज कर फरार आरोपी की तलाश जारी। मथुरा में यमुना का बढ़ने लगा जलस्तर। दिल्ली से छोड़े गए पानी का असर। यमुना नदी खतरे के निशान को कर गई है पार। लोगों में मचा हड़कंप। सुप्रिया सुले का कॉल। शरद पवार से अजित गुट की मीटिंग। प्रफुल्ल पटेल और एक मंत्री रहे मौजूद। मुंबई के वाईबी चौहान सेंटर में हुई मुलाकात। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। खबर मेरठ से है, जहां पर कावड़ियों का जो डीजे है वो हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गया और करंट लग गया, जिसमें 10 कावड़े झुलस गए हैं। वहीं अस्पताल में इनमें से 5 कावड़ियों की जान चली गई है। 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। अब तक इस हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने कावड़ियों के साथ मिलकर सड़क पर जाम लगाया है। ये घटना भावनपुर के किला रोड पर राली चौहान गांव की बताई जा रही है। हादसा थाना भावनपुर क्षेत्र के राली चौहान गांव में हुआ। ये सभी हरिद्वार से कावड़ लेकर आए थे। मृतकों के नाम हिमांशु, प्रशांत, महेंद्र, लक्ष्मी और मनीष बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि हिमांशु और प्रशांत दोनों सगे भाई हैं और तीनों सगे भाई विशाल की हालत गंभीर है। तीसरे सगे भाई विशाल की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को गंगानगर के IIMT और मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। घटना से गुस्साए गांव वालों ने जाम लगा दिया। कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची है। उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों के खिलाफ उनकी लापरवाही के लिए तत्काल कार्रवाई की मांग की, जिसके कारण ये दर्दनाक दुर्घटना हुई। आज 7:15 के करीब राली चौहान गांव जनपद मेरठ में जो थाना भावनपुर अंतर्गत आता है, उसमें जो उस गांव के लोग हैं वो कांवड़ अपनी लेके डीजे के साथ गांव में जा रहे थे और गांव के पास में ही वहां पे रोड के किनारे 11 kV की लाइन थी, जिसमें उनके डीजे का फ्रेम टच होने की वजह से वो लोग उससे झुलसे और उनको तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में 10 लोगों को भर्ती करवाया गया, जिनमें से 5 लोगों की मृत्यु हुई है। 2 लोग हमारे अंडर ऑब्जर्वेशन है, जिनका इलाज चल रहा है और 3 लोग अभी सही सलामत हैं। सभी हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की टीम, वरिष्ठ अधिकारी तैनात किए गए और लगातार उनका पर्यवेक्षण किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि सही तरीके से सभी का इलाज हो और बाकी की कार्रवाई भी, जो भी जरूरत की चीजें हैं वो सभी मुहैया करवाई जा रही हैं और आगे का अपडेट जैसे भी होगा हम लोग आपको। और खबर उत्तर प्रदेश के चंदौली से है, जहां पर मोहनसराय से लेकर नौबतपुर बॉर्डर तक हाईवे के किनारे स्थित ढाबा संचालकों की दबंगई के चलते भारी वाहनों का जमावड़ा रहता है और इस कारण प्रायः बड़े हादसे घटित होते हैं। वहीं सुदर्शन न्यूज चैनल की ग्राउंड रिपोर्टिंग में झांसी गांव की ढाबा संचालक की दबंगई के कारण हाईवे पर बड़े पैमाने पर अवैध पार्किंग का मामला सामने आया। सुदर्शन न्यूज चैनल के सूचना पर सदर थाना प्रभारी राजीव सिंह ने एक्शन लिया और ट्रैफिक पुलिस ने 15 से अधिक भारी वाहनों का चालान किया। दरअसल कावड़ यात्रा के क्रम में विशेष यातायात और सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश शासन स्तर से जारी किए गए हैं, लेकिन चंदौली जिले के परिवहन विभाग और NHI प्रशासन की उदासीनता के चलते हाईवे पर संचालित ढाबा संचालकों के द्वारा मनमर्जी अमल में लाई जा रही है, जिस कारण के चलते कावड़ियों को लेकर आम जनता को भी भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और हादसे घटित भी हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर नींद में सोया महकमा पूर्ण रूप से निर्देशों को कब अमल में लाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश है कि सावन में NH जहाँ भी मेन हाईवे हो वहाँ पे ट्रकें नहीं लगेगी, ढाबों पे नहीं लगेगा। ये लेकिन एक माँ का मध्या ढाबा है, यहाँ पे जो मनवर इसका मालिक है, कैमरामैन से कहेंगे दिखाए। ये हमारे आने के बाद जब सुदर्शन न्यूज चैनल की टीम आई थी तो सारी ट्रकें अंदर गई और ट्रैफिक इंस्पेक्टर और यहाँ के जो कोतवाल हैं चैनल, उनको जब फोन किया गया, पूरी टीम आई है, कम से कम 1500 गाड़ियों का चालान किया गया है और पुलिस के सामने भी ये बदतमीजी कर रहा है ये होटल मार्ग संचालक। और इसके ऊपर
सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सुदर्शन न्यूज टीम को धमकी दे रहा है कि हम बहुत मीडिया वालों को देखे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के जो परिवहन विभाग है कोई कार्रवाई यहाँ पे नहीं करता है। और मुख्यमंत्री का सख्त निर्देश है, यहाँ के एसपी तेज तर्रार एसपी अंकुर अग्रवाल का निर्देश है कि कोई भी होटल के सामने हाईवे पे कोई भी ट्रकें और जो भी गाड़ियां हैं वो नहीं लगेंगी और उनके ऊपर अगर ऐसा होता है तो सख्त कार्रवाई की जाए। कैमरामैन जितेंद्र, जिला संवाददाता प्रशांत सिंह, जनपद चंदौली। लखीमपुर खीरी के पलिया में बहुचर्चित मोहित गुप्ता हत्याकांड का पुलिस और क्राइम ब्रांच ने पर्दाफाश किया है। इसमें से 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और तीसरे अभियुक्त की तलाश के लिए टीम गठित कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि पुत्र के साथ दुष्कर्म करने पर आरोपियों ने मोहित की गोली मारकर हत्या की है। इसके बाद से पुलिस ने सीसीटीवी समेत अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की तहत जांच करते हुए लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी। 28 जून को पलिया में मोहित गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जो कि मीडिया में बहुत चर्चित हो गया था। वहीं एडिशनल एसपी नेपाल सिंह ने बताया कि मुख्य आरोपी के नाबालिग पुत्र के साथ मोहित ने दुष्कर्म किया था। इससे वो मोहित से रंजिश मानने लगा और इसी बात को लेकर उसने अपने साथियों के साथ मिलकर मोहित की हत्या कर डाली। एडिशनल एसपी ने पुलिसकर्मियों को 15,000 का पुरस्कार भी देने की घोषणा की और उन्होंने बताया कि जल्द ही तीसरे अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके लिए टीमें गठित कर दी हैं। ये घटना क्लास हम कर रहे हैं। घटना 29 जून की घटना है। 29 जून को हरिशंकर लोन के अंदर रात्रि में एक युवा मोहित गुप्ता की गोली मार हत्या की गई थी, क्योंकि ये मामला बहुत गंभीर था और संवेदनशील था और सर के निर्देश थे, एसपी सर के, कि तत्काल घटना को वर्कआउट करके मुलजिम जेल भेजा जाए। तो इसी अनुपालन की श्रृंखला में सीओ कलिया साहब के नेतृत्व में 2 टीम गठित की गई थी। कोतवाल साहब इसमें बहुत बेहतरीन तरह से लगे हुए थे, स्वाट टीम भी लगी थी। तो सर्वेलेंस टीम का सहारा लेकर के और अन्य साइंटिफिक एविडेंस के आधार पे इसमें 3 लोग प्रकाश में आए, जिनको 2 लोग गिरफ्तार किया गया है, एक का अभी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। और जो इसमें मोटिव मर्डर है, हत्या क्यों की गई, इसका कारण है कि जो DK HS है थाने का, अपराध की दर्ज बहुत लंबा है, उसके बच्चे के साथ मृतक द्वारा अवैध संबंध बनाने का प्रयास किया गया था। होगी कानपुर की, जहां पर बिधुनी के माधवबाग स्थित मोबाइल की दुकान में चोरी करने वाले सलीम को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसके 2 साथी फरार हैं। पकड़ा गया युवक जाटनपुरवा का सलीम है। पुलिस ने बताया कि सलीम ने लोडर गाड़ी की किश्त भरने के लिए चोरी की थी। वहीं ADCP दक्षिण अंकिता शर्मा ने बताया कि बाजपुर निवासी अंकित साहू की बिधुनी के माधवबाग में मोबाइल की दुकान है और गुरुवार देर रात आरोपी लीडर गाड़ी से वहां पहुंचे और ताला तोड़कर 18 मोबाइल समेत अन्य सामान चोरी कर लिया गया। पास में खड़े ट्रक चालक और अन्य लोगों ने 2 चोरों को पकड़ लिया है, जबकि तीसरा आरोपी सलीम वहां से भाग गया था। थाना बिदनू के हल्का नंबर 2 क्षेत्र में 13 जुलाई की रात्रि को एक मोबाइल शॉप में चोरी हुई थी, जिसमें कि काफ़ी भारी मात्रा में मोबाइल से रिलेटेड कवर्स, ईयरफोन, एयरपॉड, मोबाइल, ये सब की काफ़ी भारी मात्रा में चोरी हुई थी। इसमें थाना बिदनू की टीम ने इस घटना का सफल अनावरण किया है। इसमें एक अभियुक्त जिसका कि नाम सलीम है, उसको गिरफ्तार किया गया है। वो मूलतः थाना बाबूपुरवा क्षेत्र का रहने वाला है और घटना में प्रयुक्त लोडर भी इनके द्वारा बरामद किया गया है और 100% बरामदगी टीम के द्वारा इस घटना में की गई है। और बात होगी मथुरा की, जहां पर यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली से छोड़े गए पानी का असर श्री कृष्ण की नगरी में व्यापक रूप से दिखाई देने लगा है। यमुना खतरे के निशान को पार कर गई है और नदी में लगातार बढ़ रहे जलस्तर के चलते किनारे रहने वाले निचले इलाकों में भी हड़कंप मचा है। पानी भर गया है। जिला प्रशासन भी यमुना में पल पल बढ़ रहे जलस्तर को देखते हुए पूरी तरह से सजग और सतर्क है। 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यमुना का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। उसको देखते हुए जिलाधिकारी पुलकित खैरे ने महादेव, बंगाली विश्राम समेत तमाम घाटों का निरीक्षण किया। उन्होंने घाटों के नज़दीक रहने वाले लोगों से यमुना का जलस्तर बढ़ने संबंधी जानकारी ली और उनसे आह्वान किया कि अगले 24 घंटे तक नदी के आसपास न जाएं। जिलाधिकारी ने नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि यमुना के घाटों के पास बैरिकेडिंग, टीन शेड आदि लगवाएं
पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अगले 24 घंटों तक यमुना के घाटों का निरंतर भ्रमण करते रहें और पब्लिक सिस्टम के माध्यम से लगातार अनाउंसमेंट करते रहें। संभावित बाढ़ प्रभावित गांवों में बाढ़ चौकियां स्थापित की गई हैं और चौकियों पर सभी प्रकार की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। पिछले 4 दिनों से लगातार यमुना का जल स्तर जनपद मथुरा में बढ़ रहा है। इसमें प्रशासन कंट्रोल रूम के माध्यम से, सभी तहसीलों के माध्यम से, मजिस्ट्रेट्स और थानों के माध्यम से नज़र रखे हुए हैं। खासकर जो हमारे यमुना जी के किनारे के गांव हैं, कुल 116 गांव जनपद के ऐसे हैं जो यमुना जी के किनारे पड़ते हैं। इसमें से कल रात तक 8 गाँव में पानी आ चुका है और उनके लोगों को NDRF। सीधा आपको यूपी के गोरखपुर ले चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनाते हैं आपको, लाइव तस्वीर है। आज शिवरात्रि का भी शुभ मुहूर्त है और साथ साथ सिंधी समाज का पवित्र चालीसा भी प्रारंभ हुआ है, उसका मुहूर्त भी प्रारंभ हुआ है। और हम सब का ये सौभाग्य है कि पूज्य झूलेलाल जी की इस भव्य मंदिर को एक बार फिर से न केवल स्थापना का कार्य आज पूरा हुआ है, बल्कि उनकी पवित्र पावन मूर्ति की स्थापना का कार्यक्रम भी आज यहाँ पे संपन्न हुआ है। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूँ। पूज्य झूलेलाल जी का आशीर्वाद आप सब पर सदैव बनी रहे, यह उनके श्री चरणों में प्रार्थना भी करता हूँ। भाइयों बहनों, मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं कि गोरखपुर के विकास के लिए सिंधी समाज ने या गोरखपुर के नागरिकों ने कभी भी कोई अड़चन नहीं आने दी और परिणाम रहा कि यह मार्ग जो हमेशा जाम में फंसा रहता था, 4 लेन का अच्छा मार्ग बन गया है। जो भी अब इस मार्ग से आता है अच्छा हो प्रभावित होकर के जाता है कि जगह अच्छा विकास का कार्य हुआ है। अब यहाँ की सड़कों पे चमचमाती हुई लाइट और चौड़ी सड़कें इस बात को प्रमाण देती है कि हाँ, अब केवल दिल्ली और मुंबई की चर्चा नहीं होगी विकास के मामले में, हमारे गोरखपुर की भी चर्चा होगी और इसका श्रेय आप सबको जाता है। एक भी व्यक्ति शिकायत करने नहीं आया और सभी लोगों ने सहजता के साथ विकास के इस कार्य को अपने आने वाली पीढ़ी को उज्जवल बनाने के लिए उन्होंने योगदान दिया और परिणाम रहा कि इतनी अच्छी खासी सड़क यहाँ के अंदर बन गई। और वहां पर थी झूलेलाल समुदाय यानी सिंधी समाज का इसलिए भी धन्यवाद है कि सड़क चौड़ीकरण के कार्य में पूज्य झूलेलाल जी जो हम सबकी आस्था की प्रतीक है, जो वरुण देवता के अवतार माने जाते हैं, जिन्होंने अपने उस समय के चमत्कारों से आक्रांताओं के छक्के छुड़वाए थे। और खबर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से है, जहां पर झांसी मार्ग पर पृथ्वीपुर के समीप 2 बसों की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें दोनों बसों के चालक समेत करीब 40 से अधिक यात्री घायल हुए हैं। इनमें अधिकांश यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं। बस चालक की हालत गंभीर है। डॉक्टरों ने इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर किया है। मौके पर पहुंचे कलेक्टर और एसपी ने सभी घायलों को बेहतर उपचार का आश्वासन दिया। बसों की टक्कर होने की सूचना मिलने के बाद तत्काल ही मौके पर एसडीओपी हिमांशु कार्तिकेय दलबल के साथ पहुंचे। साथ ही एम्बुलेंस के माध्यम से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। बसों की टक्कर होने के बाद आवागमन ठप हो गया, जहां पर पुलिस बल ने आवागमन दुरुस्त कराया। फिलहाल जिलाधिकारी ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। पृथ्वीपुर थाना अंतर्गत ये जो गतारा मोड़ है, यहाँ पे 2 बसों में भिड़ंत हुई। एक बस झांसी की तरफ से आ रही थी, एक बस टीकमगढ़ की ओर से आ रही थी और उनमें भिड़ंत हुई, जिसमें कि लगभग 25 से 30 लोगों के घायल होने की अभी प्राथमिक सूचना है और कोई कैजुअलिटी की सूचना अभी नहीं मिली है। बाकी सभी लोगों का इलाज जारी है, सभी को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। पृथ्वीपुर प्राथमिक चिकित्सक उनकी प्राथमिक चिकित्सा दी जा रही है। सर, दोनों बसों का आमने सामने भिड़ंत हुई, इसका कोई कारण सामने आया? अभी प्रथम दृष्टया ऐसे कोई कारण स्पष्ट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ड्राइवर दोनों कैजुअलिटी घायल हैं
तो उन लोगों से बातचीत करने के बाद और स्पष्ट कारण करेंगे और इसकी जांच भी की जा रही है। प्रकरण को गंभीरता से लिया है। वरिष्ठ अधिकारियों ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया है और रोड की दृष्टि से भी, रोड के सुरक्षात्मक उपाय की दृष्टि से जिन रोड एजेंसी से भी मतलब चर्चा की गई है और जो भी सामान्य वो होंगे सुरक्षा के उपाय उसको किया जाएगा। बात बिहार के दरभंगा की होगी, जहां पर एपीएम थाना क्षेत्र में उस्मा के समीप जमीन विवाद को लेकर अंधाधुंध 20 से 25 राउंड फायरिंग हुई। 2 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए, जिनको इलाज के लिए डीएमसीएच लाया गया है। घायल की पहचान बहादुरपुर गांव के रहने वाले महेश पासवान और चंदन कुमार के तौर पर हुई है। आपको बता दें कि 2 बीघा 7 कट्ठा जमीन की मापी चल रही थी और इसी दौरान 20 से 25 की संख्या में अज्ञात अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की है। जमीन पर मापी कर रहे लोग और काम कर रहे हैं मजदूर डर के मारे इधर उधर भागने लगे। तभी अपराधियों ने फायरिंग करते हुए वहां से भाग निकले और जमीन मापी करवा रहे रामलखन पासवान ने बताया कि जमीन का एग्रीमेंट करवाकर उसकी मापी और पिलर पुलिंग का काम चल रहा था। इसी दौरान अपराधियों ने फायरिंग करते हुए लोगों को खदेड़ दिया और उसी में से कुछ लोग पिलर को उखाड़कर फेंकने लगे। रवाना वाला रोड में घटना है। दरबार वाले रोड में क्या हुआ, किस चीज़ से मारा पीटा गया है? पिस्टल के बट से और गोली चला है, मतलब 40-50 राउंड गोली चला होगा। मतलब प्रशासन भी गया, अच्छा, आप तो आपके पिताजी को जो घायल है सर में चोट गोली चली है या बंदूक के बेट से मारा गया? वही बेट से मारा गया। क्या कहाँ पे घायल है, चोट कहाँ पे लगी है? सर फुटा हुआ पूरा। और कितने आदमी गए हैं? 2 आदमी। अच्छा, आप जो घायल है आप तो वही सब मारा सब था, मतलब बोते था, मतलब यही 4-5 का हमको नाम याद है, बार बार क्या था। आप महेश पासवान का घर कहाँ है? कबीरपुर। और खबर मध्य प्रदेश के धार से है, जहां पर एमएलबी की पढ़ाई को लेकर रुचि रखने वाले विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर आई है। अब आदिवासी बाहुल्य जिले के विद्यार्थियों को लॉ कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए इंदौर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि वो धार में ही लॉ कॉलेज की पढ़ाई के लिए स्वीकृति अब मिल चुकी है। दरअसल लॉ कॉलेज के रूप में शुरू करने के लिए लंबे समय से प्रयास किया जा रहा था। कॉलेज प्रबंधन अपनी ओर से कई दफा विभागीय पत्र लिख चुका था, लेकिन स्वीकृति नहीं मिल रही थी। ऐसे में धार विधायक नीना वर्मा ने कॉलेज के लिए भोपाल से लेकर दिल्ली तक कोशिश की, जिसके बाद अब विधायक का प्रयास रंग लाया है और जिससे पूरे जिले समेत आसपास के जिलों के छात्र छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा। धार के बच्चों को ये सुविधा मिल सके ताकि वो अपने सपनों को साकार कर सकें। सभी के प्रयास से, किसी ने डायरेक्ट और किसी ने इनडायरेक्ट, सभी के सहयोग से आज हम कामयाब हुए हैं और हमने लॉ कॉलेज शुरू कर दिया है। बच्चे आ गए हैं, पढ़ाई शुरू हो गई है और हम चाहते हैं कि ये बच्चे आगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।